अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 91 स्टार्ट हो गया जी। कैप 5 का लगा दें बच्चों से पूछ के, वैसे ज़रूरत तो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा लगा दें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई मसला? क्वेश्चन 7 तक कोई मसला नहीं है, सब ओके है। अच्छा 8 आपको होमवर्क में दे दिया था मैंने, 15 नंबर का सवाल था ये वाले वेरिएंसेस का सबसे रिसेंट यही था, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखें स्प्रिंग 24 के बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का स्प्रिंग 24 के बाद आया है स्प्रिंग 25 में 17 नंबर का, और फिर ऑटम तो हमारे सामने है नहीं, तो स्प्रिंग 25 कहाँ पड़ा है ये हम अगर देखने जाएं तो स्प्रिंग 25 का मिक्स यील्ड के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, तो इसका मतलब आपके पास मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन यही था जो आपने किया है, तो हो गया था। इसका सोल्यूशन तो नहीं है ना। अच्छा अब मुझे बताएं, मेरे पास ये लेक्चर मौजूद है, इसको पार्ट बी के तौर पे आज अटैच कर दूं, मिल जाए आपको? हैं, सिर्फ सोल्यूशन भेज दूँ या लेक्चर भेज दूँ? सोल्यूशन लेक्चर। अच्छा ऐसा है ना, मैं लेक्चर भेज देता हूँ, तो लेक्चर जिन्होंने नहीं लेना होगा ना, वो लेक्चर को भगा के एंड पे ले जाएंगे, उस पर सोल्यूशन मौजूद होगा, ठीक है? बाकी कहेंगे तो सोल्यूशन भी भेज दूंगा। भाई ये ज़रा नोट कर लें प्लीज़, आज लेक्चर 91 है, इसको 91 का पार्ट बी बनाना है। ये इसको कहना है असगर को, और साथ में इसका सोल्यूशन भी उसी से टाइप कर लेना है, वो मेरे लेक्चर से, और वो भी इनको भेज देना, ठीक है? काम दोनों कर लेने, लेकिन हो सकता है किसी को मसला हो, देखना चाहे तो देख भी ले। वैसे कोई फिक्र मुश्किल भी लगी थी निकालने में, तो ये है ही ऐसा टॉपिक, ठीक है? हाँ बैकवर्ड अप्रोच थोड़ी सी तंग करेगी, मंडे को करेंगे, आज हम ईपीयू के साथ मिक्स कर लेते हैं इसको, ठीक है? हल्की आंच पे रखते हैं, और ईपीयू वाले सवाल भी थोड़े से हैं। 12वां सवाल मैं आपको आज करवा दूंगा, 13वां है, 14वां है, तो आगे देखो सोल्यूशन के अंदर 13वें 14वें का सोल्यूशन मौजूद होगा, 12वें का नहीं होगा। 13वें का भी होगा यार, हाँ 12 का भी है, चलो 12 फिर भी मैं करा देता हूँ, एक तो कराना भी है ना, ठीक है? अब ये मिक्स हुआ ईपीयू और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ पर आकर, तो क्या करेंगे हम? आपने अब चूँकि मुझे छुट्टी दे दी तो आपको जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। हाँ मतलब छुट्टी दे दी ना आपने, मुझे वो सवाल नहीं ना करवाने दिया, मुझे इतना आसान लगा आपको पिछला सवाल, ठीक है? अच्छा वेरिएंस विद, जल्दी छुट्टी दूंगा, 9:10 पे आज छुट्टी आपकी। कल ज़रा लेट हो गए थे ना, नहीं कल नहीं परसों लेट हुए थे माजरत, वो असल में सीमा वाले सवाल के वेरिएंस रह गए थे, टाइम खत्म हो गया था, मैं क्या हूँ नया छड़ के जाइए, अगले दिन फिर रीलोड करना पड़ता है सारा, इसलिए खींच ही दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक जा रहे हैं, बस जल्दी से अब आई कैप के MCQs आ जाएँ, हर 2 दिन बाद उनको मैं ईमेल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, तंग तो वो आगे होने ने बड़े, लेकिन क्या करें। क्या ब्लॉक कर देंगे? ब्लॉक नहीं कर सकते हो, आपको भी नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, वेरिएंस एनालिसिस विद ईपीयू। ईपीयू कब हम कैलकुलेट करते हैं? जब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए, सादा बात। फिर मैंने साथ ये भी बताया था कि अगर इंस्पेक्शन स्टेज गिवन हो तो भी जो है वो निकालने पड़ जाते हैं। बहरहाल सादा बात, जब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए तो हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालते हैं। हम प्रोडक्शन यूनिट सारे नहीं ले सकते, क्योंकि सारे हैं ही नहीं, एक तरह से कुछ इनकम्प्लीट यूनिट्स होते हैं, तो हम उनको भी बराबर कर लेते हैं। ऐसे जैसे 100 कंप्लीट यूनिट्स की बजाय हम कहते हैं जी 70 इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं, 70% अगर पड़े हैं तो, ठीक है ना? तो इसको फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कह रहे होते हैं। तो अगर वेरिएंस एनालिसिस का सवाल हो और साथ में मिक्स किया हो उसने ईपीयू को, तो आइडेंटिफाई कैसे करना है? पहली बात तो ये, हाउ इट विल बी आइडेंटिफाइड, तो ये तो अभी मैंने आपको बताया, ये आइडेंटिफाई होगा ये कैसे आइडेंटिफाई होगा जी? यूनिट्स ऑफ
ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन होगा और विद स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज। तो जब ये आ जाएगा तो इसका मतलब ईपीयू यानी कि अब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो था, मटेरियल का भी देखा आपने, फिनिश गुड्स का भी देखा आपने, वर्क इन प्रोसेस नहीं था। अगर वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक आ जाए और साथ में स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी गिवन हो तो फिर ईपीयू के साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मिक्स हो गया। ठीक है जी। वेरिएंस एनालिसिस हम करेंगे कैसे फिर, हाउ टू टैकल। सबसे पहला काम करेंगे जी, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे। क्वांटिटी स्केड्यूल हम बनाते नहीं हैं बेसिकली, है ना। हम क्वांटिटी स्केड्यूल की बजाय प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं यूनिट्स के अंदर, ऐसे ही। तो प्रोसेस अकाउंट हम बनाएंगे यूनिट्स में, ठीक है जी। उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे, हम ईपीयू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है जी। जितने भी फार्मूलाज हमने अभी तक देखे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर वेरिएंस एनालिसिस करते हुए, जिनमें एक्चुअल प्रोडक्शन यूज़ होती थी, कौन कौन से फार्मूलाज में एक्चुअल प्रोडक्शन यूज़ होती थी जी? कौन कौन से फार्मूलाज में एक्चुअल प्रोडक्शन यूज़ होती थी? पहले सबसे पहले मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, जिसको कहते थे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर, यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन आती थी। ठीक है। उसके बाद लेबर एफिशिएंसी में, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी में टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, और फिर आपके फेवरेट फिक्स्ड एफओएच का वॉल्यूम वेरिएंस जब तोड़ते हैं कैपेसिटी और एफिशिएंसी में, तो वहाँ पे भी जब एफिशिएंसी आती थी तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ही होते थे। तो एक्चुअल प्रोडक्शन, लफ्ज़ एक्चुअल प्रोडक्शन जहाँ जहाँ हमारे फॉर्मूलाज में यूज़ हुआ करता था, वो एक्चुअल प्रोडक्शन हमें सवालों में गिवन होती थी, हर सवाल में गिवन होती थी, एक्चुअल इतने यूनिट्स प्रोड्यूस की। ठीक है। अगर ईपीयू के साथ मिक्स हो जाएगा तो जो एक्चुअल प्रोडक्शन वो देगा वो एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं लेनी, बल्कि ईपीयू निकाल कर जो वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आते हैं वो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाएगी बस। यानी हमने जो यूनिट्स उठाने हैं वो सवाल से नहीं उठाने होंगे, सवाल से नहीं मिलेंगे, बल्कि अपने ईपीयू के अंदर हम मटीरियल के वेरिएंसेस के लिए मटीरियल वाले कॉलम के यूनिट्स, लेबर और ओवरहेड्स अलग अलग है तो अलग अलग इकट्ठे हैं तो उनके लिए वो यूनिट्स बन जाएंगे। यानी यहाँ पर जब हम ईपीयू कैलकुलेट कर लेंगे तो यही ईपीयू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं यही हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे। एक्चुअल, तो जहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल करना होगा ये वाले यूनिट्स यूज़ होंगे, ये एक्चुअल प्रोडक्शन होगी। ठीक है बेटा। तो ये करने के बाद हम फिर वेरिएंसेस निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे वेरिएंसेस। अब कुछ वेरिएंस ऐसे हैं जो ईपीयू के आने की वजह से चेंज नहीं होंगे, मैंने तो पहले ही बता दिया। यूजेज वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, ये चेंज होने हैं। ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे क्या असर पड़ेगा, बोलो? मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे क्या असर पड़ेगा बेटा? जी सोच लो ना, फॉर्मूला सोचो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे क्या असर पड़ेगा? कहीं पे एक्चुअल लेते थे यार, मुझे बताओ मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। वो तो मटेरियल की रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आए तो वहाँ पे यूज़ ले लेते हैं, उसका कोई ताल्लुक एक्चुअल प्रोडक्शन से फिर भी नहीं है। एक्चुअल प्रोडक्शन ही है, यूनिट्स कितने बने। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर का रेट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंस वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड का भी एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जी, नो चेंज, इन वेरिएंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं जैसे आपको पहले अर्ज़ किया
जहाँ एक्चुअल प्रोडक्शन यूज़ होती थी वहाँ पे चेंज आएगा, ठीक है। तो चेंज कहाँ पे आएगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस में चेंज आएगा, लेबर एफिशिएंसी में, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी में, फिक्स्ड ओवरहेड के वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम में, क्योंकि वॉल्यूम में भी एक्चुअल प्रोडक्शन आती थी, वॉल्यूम को तोड़ने कैपेसिटी एफिशिएंसी तो फिर भी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आता था। तो इन सारे फार्मूलाज में चेंज आ जाएगा। और चेंज बड़ा सिंपल है, जहाँ एक्चुअल प्रोडक्शन एज इट इज़ गिवन होती थी वही एक्चुअल प्रोडक्शन जो है आप ईपीयू वाली उठा लेंगे। मटेरियल यूजेज के अंदर ईपीयू वाला कॉलम मटेरियल का, और लेबर अगर और ओवरहेड्स अलग हैं तो अलग अलग, अगर इकट्ठे हैं तो वो इकट्ठे यूनिट्स बन जाएंगे। सवाल में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चेंज किस में आएगा जी, चेंज हो जाएंगे हमारे मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। मटेरियल को मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ कि मटेरियल की नॉर्मली स्टेज ऑफ नॉर्मली कॉलम हमेशा अलग ही होता है ना, ठीक है। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। अब वो वॉल्यूम वेरिएंस निकलवाए, उसकी मर्ज़ी है, वो एफिशिएंसी कैपेसिटी में बांट दे, उसकी मर्ज़ी है, पर इनमें सब में क्या आ जाएगा, चेंज। तो इन सब में चेंज आना है जी। अब चेंज क्या आएगा, बस इतना सा चेंज आएगा कि यूज़ एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स अपीयरिंग इन मटेरियल कॉलम, इसमें यूज़ करेंगे हम एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, जो कि ईपीयू होता है हमारा, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स अपीयरिंग इन मटेरियल कॉलम। ठीक है जी। और यहाँ पर भी ऐसे ही यूज़ करें एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी वो जो एक्चुअल प्रोडक्शन वो ईपीयू होंगे, ठीक है ना। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स अपीयरिंग इन कन्वर्जन कॉलम। ठीक है जी। 80 है जी आपका वेरिएंस विद ईपीयू। कहानी ख़त्म, ना कोई फार्मूला बदल रहा है ना कुछ, बस एक वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, जो प्रोसेस कॉस्टिंग आपके फेवरेट टॉपिक में आपने की हुई है, बस वो वर्किंग करके ईपीयू निकल आएंगे। ईपीयू जब निकल आएंगे तो जिन जिन फार्मूलाज में आप एक्चुअल प्रोडक्शन यूज़ किया करते थे, वो फार्मूलाज में एक्चुअल प्रोडक्शन आपको सवाल में रेडिली अवेलेबल नहीं मिलेगी, बल्कि ईपीयू के अंदर मटेरियल के वेरिएंस में मटेरियल वाले कॉलम के ईपीयू उठा लोगे, वो एक्चुअल प्रोडक्शन है। और लेबर और ओवरहेड्स के लिए लेबर ओवरहेड्स के कॉलम वाले यूनिट्स उठा लोगे ईपीयू वाले, वो उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कहलाएगी, बस। ठीक है, समझ आती है बात। जल्दी से नोट करो यार, नोट करने वालों, और जो नोट नहीं कर रहे अच्छी बात है, वो पिक्चर ले लो। चले जी, फिर सवाल कर लेते हैं। जैक एंड जिल, ऑटम 15 का सवाल है। ऑटम 20 में भी आया है, ऐसी बात नहीं है,
होमवर्क है आपका 13वां सवाल। आज क्योंकि वीकेंड है, थोड़ा काम है, टर्म टेस्ट भी ख़त्म हो गया, तो 2 सवाल इसके ले लो और एक लेक्चर भेज रहा हूँ किसी ने लेना हो तो, ठीक है। और ऑटम 9 में आया था एक्सीलेंट लिमिटेड, तो ये 2 ही सवाल है हमारे पास। उसके बाद मिक्स यील्ड मंडे को नहीं करेंगे, मंडे को हम इंशाल्लाह करेंगे ये बैकवर्ड अप्रोच। मंडे ट्यूसडे भी शायद इस पर थोड़ा सा लग जाए हमारा, और फिर हम मिक्स यील्ड को स्टार्ट कर देंगे। तो वेंसडे थर्सडे मिक्स यील्ड हो जाएगा। होपफुली फ्राइडे को हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टार्ट कर देंगे, होपफुली। ये मेरे अभी तक जहन में यही है, थर्सडे या फ्राइडे को मटेरियल ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टार्ट कर लेंगे। सेकंड लास्ट बड़ा टॉपिक है हमारा, फिर लेबर है, उसके बाद फिर तो बस दुआ करें जल्द अज जल्द। मेरा प्लान ये है कि अगर ICAP के MCQs आ जाते तो फिर हम रिवीजन स्टार्ट करते इस तरतीब पे के साथ साथ। मैं आपको एक एक दो टॉपिक्स देता रहता, उसकी प्रॉपर रिवीजन हो जाए, उसका 1-2 सवाल बड़ा मैं करवा दूँ, कुछ बचा हुआ मिल जाए या नहीं तो कहीं से मिल जाए, रीसेंट अटैम्प्ट के अंदर वाला सवाल करके। यानी कि हम रिवीजन को 2 दिन की बजाय फैला लें अगले कोई 4-5 दिन में, आखिरी 4-5 दिन में, लेकिन 3-4 तारीख तक जाए भी अगर, तो रूटीन की क्लास के अंदर ही हम रिवीजन करते जाएँ। 5-6 दिन में कर लें, ज़रा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी। अब बस दुआओं की दरख्वास्त है, ठीक है। जुदाई करीब आ रही है। जैक एंड जिल मैन्युफैक्चर्स वेरियस प्रोडक्ट्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू वन ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्या लगता है, तैयारी ठीक है? तैयारी ठीक है, इसको लेट गो नहीं करना, बस रिवीजन भी कम से कम 2 कर लेनी है। तरीका बस ये रखना है कि टॉपिक के कोशिश करके सवाल एक सिटिंग में करने हैं, बड़े वालों को लंबी विंडो दो, और जब सवाल करना है सोल्यूशन देखे बगैर करना है। मैं इंशाल्लाह नोट्स तैयार कर लूँगा अल्लाह ने चाहा तो सेशन के एंड तक, ताकि वो बुकलेट आपको मिल जाए। तो जितना भी हुआ, सारे सोल्यूशन ना भी हुए ना, मेरा दिल था कि ये जो सोल्यूशन क्लास में कराएं वो भी उनमें डाल दूँ, नहीं होते तो वो तो रजिस्टर में भी हैं, वो नोट्स आपको मिल जाए। अब करना ये होगा कि आपने फ्रेश पेज पे देखा, सवाल नया एक तरह से हो गया आपके लिए, आपने उसको गिवन टाइम में करके सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन में गलती निकल आई तो बस उसको निशान लगाना और आगे चलना है। दोबारा सवाल नहीं करना, सवाल याद नहीं करना, ठीक है। और फिर कहना है दूसरी रिवीजन में इंशाल्लाह ये गलती नहीं करनी। ये तरतीब पे आपने सवालों करना है। मैं वो बुकलेट बनवाऊंगा लाजमी आपके जाने से पहले, कोशिश है मेरी, वो लाजमी लेके जानी है। जिसने 2 रिवीजन करनी है वो 2 लेके जाए। मेरी कोशिश होती है वो मिनिमम प्राइस में, शायद पिछली बार उन्होंने 300 रुपये में कर दी थी कॉपी प्रिंटर ने, सादा सी बस ऐसे बुकलेट सी, ठीक है। तो वैसे ही कोशिश करूँगा, अल्लाह करे बन जाए नोट्स से, ठीक है। तो वो आपने लेके जानी है साथ, ताकि हर रिवीजन में फ्रेश पेज हो। इस सफ़े से करोगे ना सवाल, तो आपको सब नज़र आ रहा होगा कि यार यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे वैसे, सारी चीज़ें निशान लगे होते हैं। तो फिर ऐसे सवाल ज़रा सामने वो अनसीन वाला एलिमेंट थोड़ा ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है कंप्यूट करो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, ओके, और फिर कैलकुलेट करो मटेरियल रेट और यूजेज, लेबर रेट एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, और फिक्स्ड ओवरहेड का सिर्फ नहीं, दोनों एक्सपेंडिचर और, अच्छा वो खुद कह रहा है वॉल्यूम, तो फिर एफिशिएंसी कैपेसिटी में खुद बांटने की ज़रूरत कतन नहीं। जैक एंड जिल मैन्युफैक्चर्स वेरियस प्रोडक्ट्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू वन ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्ड कार्ड हम तो अपना बनाएंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड रेट है, डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड आवर्स हैं, और स्टैंडर्ड रेट है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स अगेन इकट्ठे उसने दे दिए, नहीं हमें पसंद इकट्ठे। अब कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जिसमें हमें फिर ये अलग अलग करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स आर बजटेड एट 3 मिलियन बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ, लो जी सीधा ही काम, नॉर्मल कैपेसिटी 75,000, डायरेक्ट लेबर आवर्स है तो 3 मिलियन डिवाइड 75,000 करो, कितना आता है? 40। अब पहली चीज़ क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड उसने बोला 130% ऑफ डायरेक्ट लेबर आ रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे जी ये है कितना, 120 इंटू 130%, पहली बात 156 के टोटल FOH। अब इसमें से आपने क्या बताया जी, 40 क्या है, फिक्स्ड है, तो फिर बाकी 156 आया है, ओके 156, तो ये क्या आ गया जी 116।
अच्छा जी 116, ये क्या है जी? वेरिएबल। तो ये अलग अलग होगी, हम अपनी मर्जी से बनाएंगे इसको, ठीक है। फिर एक्चुअल डेटा फॉर द मंथ ऑफ, अब इसके अंदर ना बच्चों अगर आप गौर फरमाएं तो ये मैं येलो कर रहा हूँ जो आपका प्रोसेस कॉस्टिंग वाला हिस्सा आ गया। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, स्टार्टेड ड्यूरिंग द मंथ, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है जी। ये वो डाटा जो आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के सवालों में गिवन होता था, ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद आगे मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन एट 38 पर केजी भी है और एट 42 पर केजी भी है। तो ये क्या है? ये इश्यूड टू प्रोडक्शन है और उसने साथ बता दिया रेट, तो ये बेसिकली एक्चुअल रेट्स हैं। ये 38 और 42 क्या है जी? एक्चुअल रेट। ओके, सही है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर एट 84 एक्चुअल रेट, ये भी गिवन है। तो वो सीमा वाले सवाल में मसला आता था। वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स उसने टोटल में दिए हुए हैं। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से डायरेक्ट लेबर आवर्स। अगर 6048 टोटल कॉस्ट है और 84 पर आवर है तो कितने लेबर आवर्स बनते हैं? 72,000। कितने बोले? 74, 72,000। अगर 72,000 लेबर आवर्स हैं तो FOH को भी तो इसी के साथ ही जोड़ा हुआ उसने। क्या ख्याल है, बोलो? तो ये हमारे पास आ गया ना। ये 70, आपने यूँ लिखा ना, यूँ लिखते होते थे 84 रुपीज़ इनटू कितने आवर्स? तो आपने बताया जी 72,000 लेबर आवर्स हैं, बैलेंसिंग हमने निकाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये आपने बैलेंसिंग निकाले हैं तो यही आवर्स ही फिर FOH के लिए भी हैं। तो ये तो 72,000 ही आ गए, क्योंकि FOH भी लेबर आवर्स की बेस पर है ना जी। ओके, तो ये 72,000 तो आपने उठा लिए। तो बैलेंसिंग फिर क्या निकला है यहाँ पर? ₹1। अब ये क्या आ गया? ये आपका FOH का एक्चुअल रेट आ गया, वेरिएबल FOH। तो ये इस तरह से काम चलना है वैसे जो रूटीन। नेक्स्ट, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये एक्चुअल FOH है, एक्चुअल FOH हम एज इट इज़ लेंगे। हमने सिर्फ वॉल्यूम वेरिएंस, जब एक्सपेंस वेरिएंस निकालना है तो बजटेड FOH ऊपर गिवन है, नीचे एक्चुअल है, दोनों का वेरिएंस, सिंपल, ठीक है। आगे फिर जनाब आपकी वही लाइन आ गई है जो आपके प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेट करती है। मटीरियल एडेड बिगनिंग ऑफ प्रोसेस, कन्वर्जन इज इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस, लॉसेज अप टू 3% ऑफ इनपुट आर कंसिडर्ड नॉर्मल। अभी तक तो सही चल रहा है। हाउएवर लॉसेज आर डिटरमिन्ड एट टाइम ऑफ इंस्पेक्शन दैट टेक प्लेस एट लॉज। ये फिर आ गया। तो ये क्या है जी? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। तो कोई मसला नहीं, तो नई चीज़ तो कोई नहीं है हमारे लिए। असल प्रोसेस कॉस्टिंग आपका फेवरेट टॉपिक है। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग वाला सवाल जो है ना वो आसान बन गया। असल में तो उसमें सरप्राइज़ का एलिमेंट रखना था कि सारे सवाल NRV वाले कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पेपर के अंदर सेल यूनिट्स या सेल वैल्यू वाला आ जाए। तो हो सकता था ना, अब वो बनाया तो इस वजह से था वो, लेकिन वो आसान है ही बहुत फिर। तो मैंने कहा चलो सरप्राइज़ का एलिमेंट ज़रा रहे, ये ज़रूरी नहीं, हालांकि NRV वाला ही आता है, मुश्किल जो वही है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए वो ज़रा ज़्यादा इजी हो गया। चलें, डिसीजन मेकिंग वाला सवाल कैसा था? मेरे को बाय में बड़ा पसंद ही बड़ा। बस एक मसला हो गया, ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक वाला सवाल डालने की बजाय मैंने EOQ डाल दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद EOQ इस दफ़ा उसने पूछ लेना है। एनीवेज कोई बात नहीं, मॉक में मज़ीद फिर बाकी कसर निकाल लेंगे। JJ यूजेस FIFO मेथड फॉर इन्वेंट्री। तो FIFO है तो फिर फ्रॉम ओपनिंग फ्रॉम करंट मंथ वाला काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, काम शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले तो हम बना लेते हैं अपना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, उसने रिक्वायर किया, ठीक है। और उसके लिए तो मुझे स्टैंडर्ड कार्ड की भी ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल मैं ज़रा प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर कर लूँ। तो सबसे पहले EPU निकालना है, लेकिन उसके लिए हम क्वांटिटी स्केड्यूल यानी क्वांटिटी लेजर बनाएंगे, ठीक है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, इनपुट करंट मंथ में 50,000 यूनिट्स है, आउटपुट गिवन है, नॉर्मल लॉस 3% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स है, और एक्चुअल आउटपुट जो है वो 48,000 को तोड़ेंगे फ्रॉम ओपनिंग फ्रॉम करंट मंथ, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ रहा है। तो ये तो 1 मिनट के अंदर आप बना लेंगे। हालांकि ये मुश्किल वाला सवाल जैसा ही है, लेकिन मुश्किल था ही क्या उसमें।
ऐसी वजन वजन फिर रहा है। मैंने कहा आमिर भी मेरे पीछे आ गए ना, हैं पीछे आ गए, इधर ही थे, अच्छा तो इधर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑटम 15, क्वेश्चन 4, जैक एंड जिल। क्या हमसे ए रिक्वायरमेंट मांगी गई है जी? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाने के लिए हमें चाहिए होता है क्वांटिटी स्केड्यूल, जिसको हम प्रोसेस अकाउंट यूनिट्स में बनाकर काम चलाते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1, क्वांटिटी लेजर। यूनिट्स हैं, लीटर्स हैं, मीटर्स हैं, क्या है? यूनिट्स हैं, केजीज हैं, यूनिट्स हैं, केजीज भी है कहीं पे, कोई बात नहीं, और केजीज हैं, यूनिट्स हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात। मैंने यूनिट्स ही अब लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्कशन तो काम की होगी बेटा। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो ओवर हो गया। चलें अब देखें ज़रा ध्यान से। ऐसे बड़े अफसोस, आप दिल में अफसोस हुआ कोई नहीं वैसे आपको, बहरहाल ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, कोई नहीं, अभी ये बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। ज़रा ध्यान से देखना, सवाल वैसे ही हो रहा है, फिर मैं वो पिक्चर खिंचवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स मौजूद हैं? 8000। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 8000। फिर इनपुट इन करंट मंथ 50,000 यूनिट्स, ठीक है जी। उसके बाद नॉर्मल लॉस। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस जो है वो बाद में बताते हैं, फिर बाद में इंस्पेक्टर साहब बाद में, पहले ये सवाल देख लें, जो लेट आए ना आप पहले ये देख लें जी। अच्छा, उसके बाद चूंकि इंस्पेक्शन स्टेज गिवन है तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स निकालेंगे हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स की परसेंटेज, और इंस्पेक्टेड यूनिट्स हुआ करते थे ओपनिंग प्लस इनपुट बिफोर इंस्पेक्शन लेस क्लोजिंग। अच्छा, इनपुट तो बिफोर इंस्पेक्शन ही है सारा, क्योंकि मटेरियल स्टार्ट में ऐड होता है। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को तब लिया करते थे जब उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो। सीखा था लेकिन एंड पे बस यही बचा, और ये फ़ायदा भी देता है, ठीक है। तो ओपनिंग की भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कम है, क्लोजिंग की भी कम है, तो इन दोनों को फार्मूला में लेना है, ठीक है। तो 8000 जमा 50,000 माइनस 7,000, तो 8 जमा 50 माइनस 7, ये जो भी आएगा इसका 3% लॉस है जी, 1530 यूनिट्स आ गए नॉर्मल लॉस। फिर उसने हमें एक्चुअल आउटपुट दिया, लेकिन एक्चुअल आउटपुट को हमने तोड़ना है फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और फ्रॉम करंट मंथ इनपुट। टोटल उसने हमें यूनिट्स बता दिए हैं, आउटपुट के कितने यूनिट्स हैं टोटल? 48,000। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो 8 तो सबसे पहले बन गए होंगे, तो करंट मंथ इनपुट में से 40,000 प्रोडक्शन। तो सिंपल काम है, अब सिंपल है, फाइफो सीखने में 2 दिन लग गए थे आप। उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ रहा है जी, कितना? 7,000। अब बराबर है दोनों साइड्स, किस तरफ बैलेंस आ रहा है?
क्रेडिट साइड पे है तो एबनॉर्मल लॉस भी आ गया। कितने यूनिट्स केजीज? 1470। लेंच क्वांटिटी स्केड्यूल आपका गर्मा गर्म क्वांटिटी स्केड्यूल तैयार है। अब इससे हम बना लेंगे अपना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का स्केड्यूल, ठीक है जी। और उसी को फिर हमें यूज़ करना है अपने फॉर्मूलाज के अंदर। तो क्या करेंगे जी? सबसे पहले क्या करें? एक्चुअल आउटपुट। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट हमने जो लेना होता है वो फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो होता है वो हमने रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे लेना होता है। इतनी सी बस एहतियात थी। रिमेनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, ठीक है जी। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम करंट मंथ इनपुट, ये तो 100% ही हुआ करता है, ठीक है जी। और उसके बाद इसमें प्लस करते हैं हम, अगर कोई, ये देखो एक्चुअल आउटपुट आ गया, एबनॉर्मल लॉस क्लोजिंग, तो प्लस एबनॉर्मल लॉस। अब ये एबनॉर्मल लॉस आया करता है अपनी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से। ये कौन बोल रहा है आमिर भाई? खिड़कियां बंद कर दें। और बोल कौन रहा है वैसे? तो आप कह भी सकते हैं आमिर भाई, आप जम ही जाते हैं जहाँ बैठे, सर्दी बड़ी है ना। अच्छा जी, उसके बाद प्लस कर देंगे हम इसमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। जी बेटा, जी बेटा, हाँ वो करके फिर इस पे आ गए। हाँ तो सही है ना, लेट आने वाले तो ऐसे तो बैकवर्ड अप्रोच तो ख़त्म हो गई जी। प्लस क्लोजिंग जी स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज। अच्छा जी, अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन सिर्फ 80% बताई हुई है और साथ बता दिया उसने मटेरियल ऐड होता है स्टार्ट में, इसका मतलब 100% मटेरियल है और कन्वर्जन जो है वो 80-60 ये चेंज हो रही है। तो दो ही कॉलम बनेंगे हमारे ईपीयू के अंदर, एक मटेरियल का और दूसरा कन्वर्जन का। कॉस्ट पर यूनिट तो हमने निकालनी कोई नहीं, इसलिए बस तंग तंग ही कर लेते हैं काम। $8,000 मटेरियल के हिसाब से 0% इन पे अब काम रह गया है और कन्वर्जन के हिसाब से ये 80% कंप्लीट हैं, तो रिमेनिंग 20%। ठीक हो गया। उसके बाद तो सुकून है, 100% और 100%। फिर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है? 90%। मटेरियल तो सारा स्टार्ट में लग जाता है, तो मटेरियल के हिसाब से ये यूनिट्स 100% हैं, कन्वर्जन के हिसाब से ये 90% कन्वर्जन भी इन पे लग चुकी है जी। इसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल तो सारा स्टार्ट में लग जाता है, तो ये 100% मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट हैं, लेकिन कन्वर्जन के हिसाब से सिर्फ 60%। कुछ नया तो नहीं किया हुआ काम है, ठीक है। 0 आ गया। करंट मंथ इनपुट 40,000 है, तो पूरा 40,000 आ गया। फिर एबनॉर्मल लॉस 1470 है, पूरा 1470 आ गया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 7,000 है, तो पूरा 7,000। ठीक है जी।
उसके बाद एक फिगर ही लग रही है तो आप ये फिगर ना समझने बाद में। उसके बाद जी कन्वर्जन की बात करें तो 40,000 तो पूरे आ गए, बाकी सब में चेंज है। 8,000 20%, 1600। फिर एबनॉर्मल लॉस के 1470 90%, 1323। उसके बाद 7,000 60%, 4200। ठीक है जी। तो ये जनाब हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए जी, जो हमें चाहिए थे। जिन जिन फार्मूलाज में अब एक्चुअल आउटपुट यूज़ होती थी उनमें अब ये एक्चुअल आउटपुट है। ठीक है, बताइए जी। 48470 123। अब जैसे मटेरियल यूजेज वेरिएंस आएगा, अभी स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हैं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इस सवाल में भी गिवन थी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ऊपर निकल गया पता नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है जी? एक यूनिट पर कितने केजी लगते हैं? 5। तो 5 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? 48470। एक्चुअल प्रोडक्शन 48,000 नहीं है, एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है जी? 48, जो हमारी ईपीयू वाली है। ठीक है, तो इतना सा चेंज है। तो चेंज तो कुछ ना हुआ, बस तो टाइम पास कर रहे हैं आज हम, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अब दूसरी वर्किंग हम करेंगे जी अपनी, स्टैंडर्ड कार्ड बनाएंगे अपना। ये जगह क्यों खाली छोड़ें, यहाँ से बनाते हैं। स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट। अब सबसे पहले जी ओपन ही कर लें जी बच्चों। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर सीधे सीधे ही हैं। डायरेक्ट मटेरियल कितने केजीज जी? 5। और रेट क्या है स्टैंडर्ड? तो डायरेक्ट मटेरियल आ गया जी 5 केजीज इंटू ₹40। आंसर इज 200 पूरा रुपीस। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कितनी है जी? थोड़ा सा तंग ना ही करें। 1.5 डायरेक्ट लेबर, 1.5 लेबर आवर्स हैं इंटू 80 रुपीस 80 जी 120। वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं गिवन। ठीक है जी, फिक्स्ड ओवरहेड्स निकल सकते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स ₹3 मिलियन डिवाइडेड बाय 75,000 यूनिट्स। आंसर इज, अगर ये 40 है और उन्होंने टोटल बताए हुए हैं FOH कितने जी? 130% ऑफ। अब वो भी निकालने पड़ेंगे, तो 120 इंटू 130%। ठीक है, 120 रुपीज़ 120 जो लेबर आई उसका 130% करें तो जी ये 156 हैं टोटल FOH। और अगर 40 हम निकालने में कामयाब हो गए हैं तो 156 में से 40 अगर फिक्स्ड हैं तो फिर बाकी वेरिएबल। ठीक है, तो ये भी कई बार हम कर चुके हैं, रूटीन का काम है। जीभ से मारकर और गंद पड़ी जा रहा है जी। बैलेंसिंग 100। अब सेम ही रहना है, 1.5 लेबर आ रही होना, पर लेबर आ रही था ना, लेकिन 116 को डिवाइड करो तो 1 हाँ 77.33। ठीक है जी, और ये हमने बैलेंसिंग निकाला था। ठीक है, तो फिलहाल तो इससे काम चलाते हैं, अगर कहीं ज़रूरत पड़े
फिर प्रॉफिट वगैरह निकालना हो तो अलग से निकाल लेंगे। तो स्टैंडर्ड कार्ड हमारे मतलब का बन गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा था जी, वेरिएंसेस निकाल दो, तो निकाल लेते हैं जी वेरिएंस। शुरू करते हैं जी प्राइस वेरिएंस। अब प्राइस वेरिएंस दो टुकड़ों में होता नज़र आ रहा है, क्योंकि मटेरियल जो इशू हुआ है कहीं पे उसने ये नहीं बताया कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का है, तो मतलब जो ख़रीदा है वही इशू है, जो परचेज्ड है वही यूज्ड है, ऐसा ही है। अब टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड 1.9 मिलियन डिवाइड बाय 38 करोगे तो एक ये वाली परचेज निकलेगी, और 8.4 मिलियन डिवाइड बाय 42 करोगे तो ये दूसरी परचेज निकलेगी, ठीक है। पहले तो हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं ना अपने पास। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस बी शुरू हुआ, हमें क्या चाहिए सबसे पहले, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है, बोले 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 स्टैंडर्ड रेट, ये पड़ा है कितना 40, सवाल में क्या बनता, माइनस एक्चुअल रेट। अब देखो ये दो टुकड़ों में आ गया, ठीक है। वो दोनों टुकड़े यहीं पर ही कर लेते हैं, बल्कि कल जैसे किया तो अलग वर्किंग थोड़ी करनी है। तो इसका मतलब दो हिस्सों के अंदर आपका ये मटेरियल जो है वो वेरिएंस में निकालेंगे। स्टैंडर्ड रेट तो 40 ही था, लेकिन एक्चुअल रेट है दो डिफरेंट रेट्स हैं, 38 भी है और 42 भी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट 38 माइनस एक्चुअल रेट कितना 42, ठीक है। अब ये है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, मल्टीप्लाई किससे किया करते हैं जी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, नहीं पता, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज नहीं पता, ठीक है, नहीं ना पता। अच्छा लेंगे तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ही ना। यूज़ कब लेते हैं, जब रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आए और साथ वो ये भी बोले कि हमने रॉ मटेरियल को वैल्यू किया हुआ है एक्चुअल पे या FIFO एफको पे, ठीक है, तो फिर हमने यूज़ लेनी है, वरना परचेज लेते हैं। अब मटेरियल परचेज कितना किया है अब ये नहीं पता, तो ये सवाल से मिल रहा था। वो क्या कह रहा है, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन एट 38 पर केजी, टोटल रुपीज़ 1.9 मिलियन, तो 1.9 को 38 से डिवाइड करो, फिर 8.4 को 42 से डिवाइड करो, तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज भी यही है और यूज्ड भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा जी वर्किंग 3, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज मैं फ़िलहाल तो निकाल रहा हूँ, लेकिन यूज्ड भी यही बन जानी है, क्योंकि कोई मटेरियल का स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है जी। चले अब रुपीज़ 1.9 मिलियन डिवाइडेड बाय रुपीज़ 38 करें तो क्या आता है जी क्वांटिटी परचेज जी 50,000 केजी, ये वो पहले वाला 38 वाला, तो यहाँ पे आ गया जी 50,000 केजी, ठीक है, वर्किंग नंबर 3। फिर रुपीज़ 8.4 मिलियन कर लें या 84,000 पूरा लिख लें जी, डिवाइडेड बाय रेट है इसका 42, कितने केजी 2 लाख केजी, ठीक है, तो 200,000 केजी। आंसर बताएं, रुपीज़ इन थाउजेंड करें जी 100 फेवरेबल, और अब ये करके ना जी ऐसे टोटल करना है, तो नेट में क्या आ गया 300 का एडवर्स, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है जी 300 एडवर्स, ये फेवरेबल था ये एडवर्स था, नेट होकर एक ही आंसर आ जाया करता है, ठीक है जी, ओके। इसमें कोई फ़र्क था नहीं, इसमें ईपीयू का कोई असर था नहीं, ईपीयू का असर तो पड़ना है अगले वेरिएंस में, तो जल्दी करें निकालें, अगला वेरिएंस जल्दी से निकाल दें, उधर ही रखें भाई, निकाल रहे हैं बच्चे वेरिएंस।
इतना दूर मैंने क्यों रखा होगा, चलो खैर, तो रखा जो गया। तो नहीं, बाकी पूरे आते हैं नहीं। निकला है जी? मैंने कहा पता नहीं आगे जगह बचे ना बचे, सारे वेरिएंस तो कम से कम इस सफ़े पे निकल आए। अच्छा जी, उसके बाद मटेरियल यूजेज वेरिएंस है। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है जी? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। कोई एक मार्कर भी सही काम नहीं कर रहा। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड कितनी है जी? और एक्चुअल प्रोडक्शन क्या लेनी है जी? हाँ, बस ये इतना सा फर्क था। तो 48470, ठीक है जी। ये 48470 kgs जो है, ये आपका रिक्वायरमेंट नंबर ए से आया, ठीक है जी। तो बस ये चेंज था। तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। फॉर्मूला यूज्ड का है, वो अलग बात है कि परचेज्ड और यूज्ड सेम हो जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री क्लोजिंग नहीं है मटेरियल की, ठीक है जी। तो ये कितना बन गया जी? टोटल है 2,50,000 kg माइनस 250,000 kg इनटू स्टैंडर्ड रेट क्या है? 40 ₹40। ये क्या आंसर आता है? 30 एडवर्स। ओके, तो चल रही है तरकीब। इसको अलग क्यों लेके जाएंगे? उसको अलग लेके जाएंगे तो आंसर सेम आएगा। ज़रूरत नहीं है ना। यूज़ हुए हैं, हमने यूजेज का वेरिएंस लेना है। 5 kgs अलाउड थे स्टैंडर्ड, तो इतने kgs लगने चाहिए थे, इतने लगे। तो वो लगे हुए हैं, सारे लगे हुए हमारे पास, तो हमारी कॉस्ट के हिसाब से आ रहे होंगे। FIFO या एफको जो भी ले रहे होते हैं। परचेज के अंदर अलग अलग इसलिए करना पड़ा, परचेज में भी यूँ अलग नहीं करते थे। अगर यही लिखा होता 38 पे और 42 पे, नहीं बल्कि 38 और 38 या 42 और 42, तो फिर क्या करते? अलग करते। परचेज में सिर्फ इस रेट की वजह से अलग किया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कौन सा जी वेरिएंस? लेबर रेट। ABCD है या बस बी के अंदर ही सारे लिखे हुए हैं? बी के अंदर ही सारे लिखे हैं। तो लेबर रेट है और लेबर का एफिशिएंसी भी। तो लेबर रेट वेरिएंस जी, स्टैंडर्ड रेट 80 माइनस एक्चुअल रेट। सवाल में गिवन तो नहीं? गिवन। एक्चुअल रेट कितना है जी? 84। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू, बोले फॉर्मूलाज भूल तो नहीं गए? बोले इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स पेड। अब यहाँ पर देखो गिवन होंगे, ये गिवन ही तो थे। नहीं गिवन तो निकाल लिए थे हमने। हाँ, ये निकाले, ये मैंने निकलवाए थे। तो टोटल एक्चुअल आवर्स पेड भी यही है, आइडल टाइम नहीं है, तो वर्कड भी यही है। कैसे निकले हैं? 6048 को आपने डिवाइड किया था 84 से ना, ठीक है। तो आपने 72,000
लेबर आवर्स निकाले थे, ठीक है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। वर्किंग नंबर 4, टोटल एक्चुअल आवर्स पेड भी यही है और मैं अभी लिख देता हूँ वर्कड भी यही है, क्योंकि कोई आइडल टाइम नहीं बताया उसने, ठीक है। तो बताएं जी, रुपीज़ डिवाइडेड बाय ₹84 पर लेबर आवर, तो आ गया जनाब 72,000 लेबर आवर्स। तो इंटू 72,000 लेबर आवर्स, वर्किंग नंबर 4 में से आ गया, आंसर इज 288 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है जी? नहीं 1.5 है टोटल स्टैंडर्ड आवर, पहले मैंने पर यूनिट पर आवर लेना है, पर यूनिट, तो 1.5 लेबर आवर पर यूनिट है, इनटू इंपॉर्टेंट थिंग 47123 लेबर आवर्स, ये हमारे रिक्वायरमेंट ए वाले आ गए जो चेंज था। तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड, 72,000 ही हैं, पेड भी यही हैं, वर्कड भी यही हैं, ठीक है जी। ये कहाँ से मिले हमें? वर्किंग 4 से, इनटू स्टैंडर्ड रेट क्या है? ₹80। क्या आंसर आया जी? ओ को फेवरेबल भी ले आओ, एडवर्स ही एडवर्स, ये 288 था। ठीक है जी। नेक्स्ट है वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सबसे आसान आपको यही लगता है, इसमें मुश्किल बस एक्चुअल रेट निकालना था। वो जो एक सवाल में देखा था हमने, अंडर ओवर से, टोटल से, फिर फिक्स निकाल के, फिर वेरिएबल निकाल के, बस जी। सो स्टैंडर्ड रेट 77.33, ये हमने कहाँ निकाला था जी? वर्किंग नंबर 2 में। एक्चुअल रेट सवाल के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन निकल सकता है, जैसे मैंने यहाँ निकाला था। 72,000 घंटे तो हमने एज इट इज़ ले लिए वर्किंग 4 वाले, ठीक है, और टोटल कॉस्ट हमें मिल गई 6350, तो 6350 डिवाइडेड बाय 72,000 करेंगे तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट आ जाएगा। तो वर्किंग 5 एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट निकालना है। तो क्या है जी एक्चुअल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड्स की? 6350 और डिवाइड कर देंगे इसको वही 72,000 लेबर आवर्स के साथ। ये हमें मिले हैं वर्किंग 4 से जी, ₹88.19। अब पर्चे में ऐसी फिगर आया ना, तो लगता है वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? सही जा रहे हैं, रेट राउंड नहीं हो सकते, ये डेसिमल में नहीं आ सकते। तो 88.19 वर्किंग नंबर 5 में ये निकाल लिया हमने। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क, तो यही है जी 782, फिर से एडवर्स, ठीक है जी। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, इसमें मसला आता है, ईपीयू आ जाए तो, ठीक है। तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट सेम ही चलेगा क्योंकि कॉलम एक है ना, ठीक है, इनटू 47123 लेबर आवर्स रिक्वायरमेंट ए वाली। ईपीयू आने का बस इतना सा असर पड़ा इन्हीं फॉर्मूला, मैंने इसीलिए लाल करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है।
तो आंसर क्या आ गया जी, जो भी आया उसमें से डायरेक्टली माइनस करो 70 टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड जी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब इसका स्टैंडर्ड रेट डिफरेंट है, बस स्टैंडर्ड रेट क्या है जी 77.33, ये वर्किंग 2 वाला रेट आ गया जी 102। बस कर दो बस कर दो, कितने एडवर्स निकालोगे। अच्छा उसके बाद कौन सा है जी, फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वॉल्यूम दोनों मांगे उसने। ओके तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस मेरे दोस्त ने बताना है, आप कोई भी ना बताए, ठीक है। हाँ भाई फॉर्मूला, नीचे क्या देख रहे हो, फॉर्मूला हाँ इसका प्लस बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल एफओएच की कॉस्ट, ठीक है। तो बजटेड टोटल एफओएच की कॉस्ट सवाल में गिवन है, ये 3 मिलियन और एक्चुअल की भी गिवन है 2.85, ठीक है जी। तो 3 मिलियन माइनस 2 तो रुपीज़ 3 मिलियन भी गिवन, सब कुछ ही गिवन था, माइनस रुपीज़ 285, ठीक है जी। तो फेवरेबल आ ही गया कुछ आखिरकार। अच्छा अब देखो इसमें किस में मसला नहीं आया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, मतलब प्राइस में ईपीयू का कोई असर नहीं था, लेबर रेट में कोई नहीं था, ओवरहेड एक्सपेंस में नहीं था, एफओएच फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस फिक्स्ड एफओएच के एक्सपेंस में भी नहीं था। ईपीयू का असर किस पे लगा, मटेरियल यूजेज पे, लेबर एफिशिएंसी पे, वेरिएबल एफिशिएंसी पे और फिक्स्ड ओवरहेड के वॉल्यूम। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस फॉर्मूला मेरे दोस्त ने लगता है नकल कर लिया उन्हें अब तक, उसे पता है मैंने इससे पूछना है ना, तो इसलिए मैं इससे पूछूंगा। टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन या हाँ नॉर्मल बजट प्रोडक्शन, ठीक है जी ओके। टोटल एक्चुअल, अब एक्चुअल प्रोडक्शन कौन सी लेनी है, एक्चुअल प्रोडक्शन कौन सी लेनी है हमारे इस पूरे सवाल में, जब ईपीयू आ जाए तो एक्चुअल प्रोडक्शन यही है, ठीक है। तो टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन 47123 यूनिट्स, ठीक है जी, लेस करेंगे इसमें से बजटेड प्रोडक्शन या नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है। अब ये नॉर्मल कैपेसिटी ना जी ध्यान से ज़रा देख लें, ये नॉर्मल कैपेसिटी गिवन है डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये यूनिट्स नहीं है, ठीक है। बजटेड प्रोडक्शन निकालनी यहीं से ही है, क्योंकि उन्होंने हमें क्या बताया था, 1 यूनिट पर 1.5 लेबर आवर लगता है और लेबर आवर की बेस पर ही उन्होंने क्या किया हुआ है, एफओएच को भी एब्जॉर्ब करवाया। तो इसका मतलब 1.5 घंटे में अगर 1 यूनिट बनता है तो 75,000 घंटों में कितने यूनिट बनेंगे, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 1.5 करके आपने बजटेड प्रोडक्शन निकालनी थी, ये भी थोड़ा ध्यान करना था, अन्य वाई नहीं चलते जाना था। तो यहाँ भी कर देता हूँ वर्किंग नंबर 6 बजटेड प्रोडक्शन। देखें जी बजटेड प्रोडक्शन कैसे निकाल रहे हैं जी हम, इधर बजटेड प्रोडक्शन जी बच्चों 75,000 लेबर आवर्स हैं और 1 यूनिट पर बजटेड और 1 यूनिट पर बजटेड है 1.5 घंटा लगता है, तो टोटल 50,000 यूनिट्स आपकी बजटेड प्रोडक्शन। तो जब उसने मुझसे वॉल्यूम वेरिएंस मांगा है, कैपेसिटी एफिशिएंसी नहीं किया उसने अलग अलग, तो मैंने आर्स को यूज़ ही नहीं करना, मैं चुप करके यूनिट्स निकालूंगा और अपना फॉर्मूला खामोशी से लगाऊंगा यही वाला, ठीक है। तो 47,123 माइनस बजटेड प्रोडक्शन कितनी है जी 50,000 यूनिट्स। अब ये कहाँ से मिला हमें, वर्किंग 6 से। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब कौन सा लेंगे, पर
यूनिट। अब पर यूनिट ये कहाँ निकाला था जी हमने, वर्किंग 2 में निकाला था वो शुरू में, 3 मिलियन डिवाइड बाई 75,000 करके जी, 115 एडवांस। अच्छा, एक छोटा सा मसला है, छोटा सा मसला ये है कि यहाँ पर भी एक मसला हुआ है। ये भी तो 40 रुपये हमने पर आर निकाल लिए, तो मेरे ख्याल में इनको भी पर यूनिट करना बेहतर है, फॉर्मूला भी यूनिट वाला ही है। ये रेट आपने मुझे पर आर नहीं बताया, ये रेट आपने मुझे पर यूनिट नहीं बताया, बल्कि पर लेबर आर बताया। ज़रा गौर करें ना, मुझे ये आर्स देख के याद आ गया, यहाँ पे आपने क्या किया था, 3 मिलियन को डिवाइड किया था 75,000 लेबर आर्स के साथ, तो ये 40 रुपये पर लेबर आर तो रेट है, लेकिन यूनिट नहीं है। ज़रा चेक करें, अब गड़बड़ हो गई है, थोड़ी सी गलती हो गई हमसे जी। ये 40 जो है ये पर लेबर आर तो रेट है, ये 40 रुपये पर यूनिट तो नहीं था। ज़रा ध्यान से देखें, गलती कर गए हम। पर आर रेट है या पर यूनिट रेट है 40 तो पर आर रेट है, हमें तो पर यूनिट रेट चाहिए था, ठीक है। तो जो कार्ड आपने बनाया है, अच्छा किया वो बनाया, लेकिन उसमें यहाँ पर आपको वर्किंग कौन सी थी, 4 थी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये डिवाइड करके जो आंसर मिला है वो क्या है, पर। अब पर लेबर आर रेट निकालेंगे तो ये टोटल पर यूनिट में से पर आर माइनस होकर, तो ये भी गलत ही है, तो सभी गलत हो गया। इसको दोबारा करते हैं वर्किंग को, ठीक है। ज़रा देखिएगा, कहीं और जगह तो मेरे पास नहीं नज़र आ रही, क्या करें, यहीं पे दोबारा करता हूँ। लें जी, इसको ज़रा क्विकली कर लें, ज़रा जल्दी से। मैं तो खुश होया सी आज हो जाना है वो वाला सवाल, कौन सा भला, वो जो बच्चों ने फरमाइश किया क्रूज़ वाला, लेकिन ये बीच में गड़बड़ कर गए। हाँ जी, जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी, इधर आए दोबारा। प्रोडक्शन पे पहुंच के याद आया मुझे जी। तो देखें जी, 75,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, ठीक है। तो आपने 120 इंटू 130% किया, 156 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 120 भी पर यूनिट था, लेकिन 156 में से आपने माइनस जो 40 किया है ना जी, वो सही नहीं है, ठीक है। ये जो 40 आपने निकालना था ना, यहाँ पे करके अब मैं निकालता हूँ। आपने पहले क्या बताया जी, टोटल FOH कितने हैं, 120 का 1.3, बिल्कुल ठीक, कितना, 156, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं जी। उसके बाद अगली बात थी इनको तोड़ना, तो इनको तोड़ने के लिए मैंने 75,000 लेबर आवर्स से डिवाइड कर दिया था वेरिएबल ओवरहेड की, फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट को, बिल्कुल ठीक था वो, लेकिन वो तो पर आर रेट था, ठीक है। तो अब हमें पहले यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 1.5 लेबर आवर्स हैं, 1.5 लेबर आवर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लेबर आर वाला रेट बिल्कुल ठीक था, पर ये फिर सही नहीं था, तो ये गलती हो गई हमसे, ठीक है। तो दो तीन वेरिएंस अब बदलने लगे जी। तो ये अब निकाल लेते हैं हम वर्किंग नंबर 2.1 में, जो आपने पहले निकाला था, क्या जी, फिक्स्ड ओवरहेड का रेट है पर लेबर आर, क्या है जी ये, पर लेबर आर, कैसे निकाला था, 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 75,000। हाँ, अगर यहीं पे ही मैं कर दूँ 50,000 से डिवाइड, तो ये पर यूनिट ही निकलेगा, जाहिर है 1.5 गुना है तो 60 रुपये निकलना है, 60 रुपये निकलना चाहिए था। खैर चले, यहाँ पे हमने क्या किया जी, कितना जी, रुपीज़ 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 75,000 लेबर आवर्स। जब 75,000 लेबर आवर्स से डिवाइड हुआ था तो रेट क्या आया था, पर लेबर आवर, ये 40 रुपये क्या है जी, पर लेबर आवर, ठीक है। अब पर लेबर आवर रेट है, तो लेबर आवर्स कितने लगते हैं एक यूनिट पर, ये मसला था, ठीक है जी। तो ये जनाब वर्किंग नंबर 2 पॉइंट कहाँ लिखूँ अब, चलो
स्मार्टली लिख लें तो हो जाएगा, इंटू 40 वर्किंग नंबर 2.1। ठीक है जी, ओके। तो ये जनाब आपका 60 आया। तो जब ये 60 आया तो अब बैलेंसिंग क्या आ गया जी, ये 96 आया। अब इस 96 से इसका रेट क्या आया, रुपीज़, राउंड भी हो गया ये, सुभान अल्लाह। आप हो गया, देखा बैलेंसिंग, देखा वो राउंड नहीं था इसीलिए सही नहीं था। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमसे गलती हो गई थी। इधर गए तो मुझे याद आया यार, ये तो यूनिट्स 75,000 आप थे, ऐसे ही चलते गए। चलो खैर कोई बात नहीं। अब जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है उसको पहले सही करें। तो वेरिएबल ओवरहेड का रेट, स्टैंडर्ड रेट 77.33 नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड रेट क्या है जी, 64। ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड माइनस, आप करके बताओ आंसर, 1742 एडवर्स। ठीक है जी। उसके बाद वेरिएबल और एफिशिएंसी के वेरिएंस में तो ये सही चला गया। यहाँ पर रेट फिर कौन सा लेना था, स्टैंडर्ड रेट, जो कितना है जी, 64। बताइए, $84 एडवर्स। ठीक है जी। उसके बाद ये तो ठीक रहा। यहाँ पर फिर रेट का मसला था कि ये मैंने क्या ले लिया था, पर लेबर आर। अब अगर यहाँ पे तो मैं लेबर आर्स लिए होते तो फिर तो शायद ये सही हो जाता, पर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है और ऐसा करना भी नहीं होता, इससे मना करता हूँ मैं। तो ये मुझसे गलती हो गई। यहाँ मुझे चाहिए था पर यूनिट रेट। ठीक है, अब पर यूनिट रेट कितना है, अब हमारा सही होगा, कितना जी, 60। आंसर 173 का एडवर्स। ठीक है जी, मैं माजरत चाहता हूँ। चलो अच्छा हो गया, ज़रा यहाँ मुझे कम भी हो गया कि हाँ जी ये गलती हो गई थी। हाँ जी, लें जी, ओके हैं। अगले दोनों आपके होमवर्क में हैं। अब ज़रा तशरीफ़ की टोकरियाँ ले आइए। मैं रिवर्स वर्किंग जानबूझ के नहीं करवा रहा, ताकि आप आज के दिन में इसको कर लें, प्लस जो किया हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। रिवर्स वर्किंग मंडे को करेंगे इंशाल्लाह, ट्यूसडे तक वो ख़त्म हो जाएगी और फिर मिक्स यील्ड है। ओके, तो मिक्स यील्ड पे भी 2 दिन लग जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है वो भी बहुत। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि मिक्स यील्ड, क्योंकि लास्ट टाइम आ गया तो अब बारी तो बनती है। बाकी देख लेते हैं रिसेंट टाइम में क्या किया हुआ उसने। बैकवर्ड अप्रोच पूछ ली थी, चलो वो भी हो गया तो और अच्छा हो गया। फिर तो अब सादे वाला सवाल है, मिक्स यील्ड दोबारा भी पूछ सकता है, शौक बड़ा है उसको पूछने का। फिर इकट्ठा भी कर लेते हैं ना। मिक्स यील्ड सिर्फ मटेरियल के वेरिएंस हैं, मिक्स और यील्ड वेरिएंस सिर्फ मटेरियल के यूजेज। जैसे फिक्स्ड ओवरहेड का फिक्स ओवरहेड के 2 वेरिएंस थे, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। वॉल्यूम में फिर आगे ब्रेकअप था, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। ऐसे ही मटेरियल के 2 वेरिएंस हैं, प्राइस और यूजेज। फिर यूजेज में आगे मिक्स और यील्ड 2 आगे मज़ीद ब्रेकअप हैं उसके। और वो सिर्फ तब होते हैं जब हमारा एक से ज़्यादा मटेरियल लग रहा हो। कितने किलो घी में कितने किलो सूजी डाल के कितने किलो चीनी डाली जाए और कितने लीटर ऑयल डाला जाए। अब ये क्या है, डिफरेंट मटेरियल्स का मिक्स है। फिर ये मिक्स जब प्रोडक्शन देगा तो कितना हलवा बनेगा सर्दियों में जो आप खाएंगे हैं, घर से बना के लाएंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा होता है किसी एक प्रोडक्शन प्रोसेस में तो मिक्स भी होता है और फिर वो मिक्स के बाद यील्ड। अब ये भी यहाँ पर भी यही होगा इंशाल्लाह, स्टैंडर्ड मिक्स और फिर उससे स्टैंडर्ड यील्ड एक होती है। और फिर असल में क्या हो रहा है तो हम देखेंगे मिक्स का क्या वेरिएंस आया और यील्ड का क्या, यूजेज का ही ब्रेकअप। ठीक है, तो मुश्किल काम तो कल ख़त्म हो गया था, अभी आसानियाँ ही हैं। यानी जो अब बैकवर्ड अप्रोच है, अब कहने को एक बैकवर्ड अप्रोच एक अलग से चीज़ है, अलग चीज़ कोई नहीं है, यही बेसिक फार्मूलाज हैं। बस एक चीज़ मैंने, आप मिक्स यील्ड के फार्मूलाज आपके रहते हैं और दूसरा आपका लेबर के वेरिएंसेस में, अगर लेबर में आइडल टाइम आ जाए तो उसके वेरिएंस पे क्या असर पड़ता है, फार्मूलाज बस ये रहते हैं। वरना यही फॉर्म, बैकवर्ड अप्रोच में भी यही फार्मूलाज हैं, ईपीयू के अंदर भी यही फार्मूलाज हैं। ईपीयू थोड़ी सी एहतियात थी वो हमने कर ली, आसान टॉपिक है, प्रोसेस कॉस्टिंग से तो बहुत आसान है। और ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं कि 20-25 नंबर का पर्चा इसमें से आता है और ये 80 to 90% मार्क्स आपको दे सकते हैं आराम से। कम से कम 20-25 नंबर का इसमें से पर्चा आया होता है। ठीक है, कम से कम इतना, इसकी अपनी ग्रिड है, इसमें बस टारगेट कॉस्टिंग ऐड करनी है। ये जो आपको मैंने दिखाया करता हूँ, ऐसे नहीं दिखाया करता हूँ, ये देखें टारगेट कॉस्टिंग आपने किया हुआ है। ठीक है जी,
ये दोनों आप करके आए हैं और ये आप ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब इसकी वेटेज है 20 से 30 और आप देखें एक दो बार तो वो 35 पे भी गया है, वरना ऑन हायर साइड है 25 पे बहरहाल ये ज़्यादातर आ रहा है, लेकिन ये 28 तक 26 35 तक भी गया है, 29 भी देखें, 25 से कम इसने नहीं पूछा। और ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनमें 25 नंबर का पर्चा आ जाए तो 20 नंबर तो कम से कम आपके इसमें से आ जाते हैं, इंशाल्लाह आ जाएंगे। अब ये 25 में से 20 आ गए तो बाकी 75 में से आपने सिर्फ 30 लेने, यानी कि उसमें पासिंग मार्क्स से भी कम पे आ गए आप। फिर उसमें भी एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं, FOH का चैप्टर होता है, उसका सवाल आता है, उसमें भी कॉपी पेस्ट है FOH ABC के अंदर, उसमें भी आपके ज़्यादा मार्क्स आने, अगर वहाँ से 10 नंबर का सवाल आया है तो 7-8 उसमें से आ जाते हैं। तो फिर ले देगा वो 65 नंबर में से आपने फिर नीचे आ गई परसेंटेज, ठीक है, कि 65 में से आपने 15-20 नंबर लेने। तो इस तरह से आपने खेलना होता है। कॉपी पेस्ट वालों को पहले करना चाहिए, वैसे भी इन टॉपिक्स को इन सवालों को पहले कर लेना चाहिए, लेकिन वो फिर मैं बताऊंगा एंड पे क्या अप्रोच हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये सवाल भी घुमाने वाले आ जाए, पर वैसे हमने देखा है कितना को घुमा सकते हैं सवाल। तो अगर कहीं घूमते नज़र भी आ रहा है तो रुकना नहीं, चलते जाओ बस, ठीक है, उसमें से नंबर थोड़े एक दो कम हो जाएंगे, खैर है, आगे ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, आए ज़रा तशरीफ़ की टोकरियां लेकर आएँ। क्रूज़ मैन्युफैक्चरिंग बच्चों की फरमाइश थी कि जी ये हमें करवा दिया जाए। पता नहीं क्यों, वैसे हो जाना चाहिए था, मैंने सोल्यूशन भी दिया था। चैप्टर ही दूजा पाने तो थोड़े लभेगा। ये सोल्यूशन था, कौन सा क्रूज़, 20वां था, 20वां। अब इसमें ना, अब देखें, इसमें सिर्फ फ़र्क पता है क्या है, EPU भी वैसे ही बना हुआ है जैसे हम बनाते हैं, बिल्कुल अपने फॉर्मेट बनवाया। फिर क्वांटिटी असल में उसने प्रोसेस अकाउंट नहीं बनवाया था, उसने कॉस्ट मांग ली थी। तो फिर सिर्फ यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेस अकाउंट सिर्फ यूनिट्स में बना हुआ है। जब कॉस्ट पर यूनिट की बारी आती है तो कॉस्ट पर यूनिट हम जो निकाला करते थे, वो कॉस्ट पर यूनिट मैंने तो कोशिश की है वो भी ऐसे ही निकले। खैर एनीवेज, अब इसके अंदर सिर्फ मसला क्या था कि आपके मटेरियल के अंदर भी स्क्रैप आ रहा था, ठीक है जी बेटा। आपने नहीं किया क्रूज़ मैन्युफैक्चरिंग हैं, 21वां, चलो 21वां देख लेते। इक्कीसवां सवाल है जी, ये वाला। किसने फरमाइश किस बच्चे ने की थी वैसे? यहाँ बैठे हैं वो बच्चे, आज हैं ही कोई नहीं फरमाइश वाले। अच्छा जी, cruise manufacturing produces a product that passes through two processes. The detail of processing during the month of February are as follows. Process A, Process B. Cost of production में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है, कॉस्ट मटेरियल के हिसाब से, कन्वर्जन के हिसाब से। फाइफो तो नहीं यूज़ कर रहे, फाइफो करते तो ये अलग क्यों करते, एफको में ये अलग करना पड़ता है उनको लाजमी, क्योंकि ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट करनी होती है हमने, ठीक है। अच्छा वैसा है, सोल्यूशन तो ये मौजूद जो है जिसके अंदर प्रॉपर जैसे सवाल होना चाहिए, EPU निकला हुआ है और डायरेक्ट कॉस्ट निकली हुई है और सिर्फ लेजर बना हुआ है। मैं आप लोगों की तकलीफ़ को दूर कर देता हूँ और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट ही बना देता हूँ। वैसे अगर ऐसा कोई मसला आए, आपको नहीं समझ आ रही है, कोई बात नहीं है, आप प्रोसेस अकाउंट बनाएं अपना, एक बार बना लें तसल्ली हो जाएगी। लेकिन अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो प्रोसेस अकाउंट रिक्वायर्ड था नहीं, EPU उन्होंने कहा था निकालें और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वगैरह निकालना था। चलें अब प्रोसेस ए का अकाउंट बना लेते हैं, एक बना लेते हैं ना, दूसरा खुद ही फिर लहीम शहीम सा अकाउंट होता है ये जी बच्चों। रुपीज़ इन 1000 करेंगे, बोलें, अब बोलते तो नहीं, बोलना क्यों बंद कर दिया आपने, बोलती क्यों बंद हो गई? कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन किया हुआ है? हो गया था, इसीलिए बोर हो रहे हो। चलो थोड़ा सा हो लो बोर, कोई बात नहीं, कभी कभी होना चाहिए बोर भी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अटैम्प्ट कौन सी है जी इसकी? स्प्रिंग ऑटम, आगे 24 का क्वेश्चन, बड़ी मेहरबानी। अच्छा अब जी
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पहले यूनिट्स में ले लेते हैं, रुपीज़ इन थाउजेंड्स लेंगे हम इंशाल्लाह। और यूनिट्स हैं या केजीज हैं जी? यूनिट्स। यार देखो ये सवाल पहले ओपन कर लेंगे आप लोग सारे हैं? क्यों छोड़ के आए हो? निकल जाओ, हॉस्टल ही चले जाओ। तुम्हारे साथ वाले के पास भी नहीं है हैं? दोनों चले जाओ, निकलो, चलो निकलो यहाँ से, जाओ, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। बेशरम लोग आगे से बातें बनाते हैं, फिर इंटरेस्ट शो करें ना, फिर नोट्स किसी के पास उसके पास चले जाएं। ये ले लो, ये ले लो, आपके पास हैं? हाँ है, निकाल लो, उल्ली लग जानी है उनको अंदर, निकालो बाहर। और किस किस के पास नहीं है ये नोट्स? अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल गिवन है और यूनिट्स नीचे गिवन है, तो ओपनिंग यूनिट्स में यूनिट्स ले जी, शुरू हुआ चाहता है जी हमारा सवाल। अच्छा जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कितने हैं? यूनिट्स, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स कितने हैं? सवाल असल में साइड पे ओपन है, मैं तो कहता हूँ यार सवाल को ही इधर ओपन करते हैं, बार बार ना ऐसे घूमते हुए आगे पीछे हो जाता है, ऐसे ठीक है, हालांकि साथ ही है लेकिन फिर भी। अच्छा जी, 8000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है बच्चों को ना किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट में मसला होता है, लेकिन वो कहते हैं सारा सवाल ही नहीं हमें समझ आ रहा, ये बहुत ख़तरनाक बात होती है। अच्छा, उसके बाद यूनिट्स इनपुट, इनपुट इन करंट मंथ, अब ये इनपुट इन करंट मंथ में ये पहला प्रोसेस है, तो इसमें रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट कोई नहीं होना, ठीक है। ये इनपुट करंट मंथ का ही सारे का सारा इसी ही प्रोसेस का होगा, इनपुट इन करंट मंथ जी। इनपुट इन प्रोसेस ए, कितने इनपुट किए हैं जी मटेरियल के यूनिट्स? यूनिट स्टार्टेड इन 50,000, 3000, 50,000। उसके बाद ये चल रहे हैं यूनिट्स 8000, इनपुट 50, एक्चुअल लॉस 2500, ट्रांसफ़र टू बी ये एक्चुअल आउटपुट है, चूँकि एफ को है तो अलग करने की ज़रूरत नहीं है और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आ गया। उसने बोला था इंस्पेक्शन 70% पर होती है जब, और बी में 80 पर होती है, ठीक है, और यूनिट्स रिजेक्ट जो होते हैं वो डिस्पोज होते हैं और होता है, और 5% क्या है? नॉर्मल लॉस। चलो पहले नॉर्मल लॉस निकल आया। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस निकालना है तो लेंगे तो इसको स्क्रैप पर, अगर को हुई तो, ओके। नॉर्मल लॉस लेंगे ओपनिंग यूनिट्स, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को लेंगे अगर उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो, कम है तो ले लो 8000। फिर इनपुट बिफोर 50 के माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को लेंगे अगर उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम हो, तो कम नहीं है वो तो ज़्यादा है, तो 0 करो। और कितने परसेंट था? 3%, देखो 5%, 5% क्या हो जाता है जी? नॉर्मल लॉस। बोलो जी, 2900, ठीक है जी, 2900 यूनिट्स हमारे क्या हो जाते हैं जी? नॉर्मल लॉस हो जाते हैं। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस को लेते हैं हम उसकी स्क्रैप वैल्यू पर, तो वो ये बोल रहा है यहाँ पर कि यूनिट्स रिजेक्टेड इन प्रोसेस ए आर उल्टा डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 500 पर यूनिट। तो गड़बड़ हो गई जी, ये तो उल्टा गले पड़ गए, ठीक है। अच्छा चलो आगे भी देखते हैं। अब ये तो नॉर्मल लॉस है, और साथ ही उसने क्या बोला? एक्चुअल लॉस कितना है?
2500, तो सोचा था 2900 होगा, ओ ये तो 2500 आ गया, ये तो उल्टा क्या बन गया, एबनॉर्मल गेन आ गया। तो अभी से पता लग गया, ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं एबनॉर्मल गेन। ठीक है जी, एबनॉर्मल गेन कैसे निकाला है जी हमने, 2900 माइनस 2500, कितने आ गए जी, 400। उसके बाद अब स्क्रैप तो इनकी है कोई नहीं, ये सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो डिस्पोज करने की उल्टा कॉस्ट आनी है। ठीक है, तो डिस्पोज करने की अगर कॉस्ट आनी है तो ले लो कॉस्ट, डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स। अब कितने हैं जी टोटल, 2900 यूनिट्स। ठीक है जी, और हर यूनिट को डिस्पोज करने की कॉस्ट कितनी है, तो क्या टोटल आया 14। बस ये कॉस्ट इस साइड पे डाल दी हमने। ठीक है, अब यही इस सॉल्यूशन के अंदर जो था, ठहरो सॉल्यूशन इधर पड़ा है, यही इस सॉल्यूशन के अंदर भी हुआ था, लेकिन आपको पता नहीं क्यों नहीं इस बात की समझ आ रही थी। किधर गया 21वां, ये देखो, ये तो चलो ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया। जब कॉस्ट की बारी आई, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए देखो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 16 अभी लिखता हूँ, 110 लिखता हूँ, और ये क्या हुआ है, ये ऐड ही तो हुआ है, तो ये भी मैंने डेबिट साइड पे ऐड ही किया हुआ है। ठीक है, चलें खैर, अब तो कर जो रहे हैं, टाइम भी पूरा हो गया, कहा था आज पूरे टाइम पे छुट्टी दूंगा, चलो खैर ये पूरा हो गया, समझ तो आ गया, इसको करवाना है आपसे घर पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ये बैलेंस हो चुका हुआ है जी। ठीक है, असल में ना हमने वो पहले मैंने एक्चुअल लॉस गिवन था तो मैंने लिख कर उसी को ही कर दिया, माजरत। अभी देख लेते हैं जी, एक्चुअल आउटपुट सवाल के अंदर गिवन है, बोलें तो एक्चुअल आउटपुट जो है, जो कि जानी है टू प्रोसेस बी, वो 45,000। ठीक है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस सवाल के अंदर गिवन है, वो कितना है जी, 10,500। अब चेक करो डेबिट क्रेडिट साइड बराबर है, तो हूँ तीजी चीज़ से निकल नहीं सकती, नॉर्मल भी आ गया, बेसिकली ये 400 हमने बैलेंसिंग फिगर पहले ही निकाल ली थी ना। ठीक है जी, तो डेबिट साइड पे क्या टोटल है, 58,400 यूनिट्स, तो क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, 58,400। ये जैसे मर्जी निकाल लेते, असल मैंने वो पहले लॉस पढ़ा, मैंने उस तरह से एक्चुअल लॉस से आपको एबनॉर्मल गेन निकाल दिया ना। एक्चुअल लॉस जो है वो कम आया एक्सपेक्टेशन से, तो इसी को तो एबनॉर्मल गेन कहते होते हैं। ठीक है जी, अब रह क्या गया जी, कॉस्ट सिर्फ पुट करनी है, कहानी ख़त्म है। हाँ, ईपीयू तो ज़ाहिर निकालेंगे ही, वो तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए, उसमें मसला भी कोई नहीं है, मसला सिर्फ इनकी प्लेसमेंट में ही आ रहा था बच्चों को। खैर, अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, अब कॉस्ट की तरफ आ जाएं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तो 16 जमा 6 हम यूँ करते होते थे, तो अब यहाँ पे तो मैंने छोटे वाला ही बना दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यूँ ही तोड़ के लिखना होता है ना, तोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, ताकि कॉस्ट वो ब्रॉड डाउन कॉस्ट और करंट मंथ कॉस्ट वो वाला काम हो सके। ठीक है, अब 8,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है टोटल जी, और ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में मुश्तमिल है 16 और 6। ठीक है, 16 मिलियन और 16,000 और मिलियन ही है। ठीक है, तो हम तो हज़ार में चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आकर लिखा जी 16,000 और 8,000 अलग अलग किया, क्योंकि हमने ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट करनी थी। तो भाई इसका हल होता है, अगर मसला आ रहा है ना, तो इसका हल क्या होता है, आप अपना प्रोसेस अकाउंट बना लें, 16,000 आपका मसला हल हो जाएगा, एक बार आएगा फिर नहीं, उसके बाद 6,000। ओके, तो अब ये टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे खामखा। ठीक है, फिर इनपुट किया है कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कितनी है 1,10,000 और कन्वर्जन कितनी है 40, तो 1,10,000 और वो ज़रा पहले मैं सिर्फ क्वांटिटी स्केड्यूल जैसे ही बना रहा था ना। ठीक है, बीच में कॉस्ट भी डाल दीजिए। 1,10,000 क्या है मटेरियल की कॉस्ट, और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है 40,000 कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है जी, अब टोटल करो इस साइड का,
हैं 16 ते 6 22 ते 110 32 ते 40 ते 1450 1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 अच्छा 50 है, मैं कहा गिनती पूरी कर रहे हो। ओके, अब यही 1 7 3 4 5 0 इधर भी आ जाना है, ठीक है जी। उसके बाद अब ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से आगे मसला होना नहीं चाहिए। अब ईपीयू निकालने में तो कोई नई चीज़ नहीं है ना, फिर जब ईपीयू निकल आएगा तो ईपीयू जब निकाल लेंगे आप मटेरियल के हिसाब से, और दो ही है ना, बोलो, मटेरियल के हिसाब से और कन्वर्जन के हिसाब से, तो फिर आपने यहाँ पे कॉस्ट निकालनी होती है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी? ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट मंथ कॉस्ट। तो ब्रॉड डाउन कॉस्ट है 16,000 प्लस करंट मंथ कॉस्ट है 1,10,000 और माइनस करेंगे आप 0, है नहीं ना स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो अब लेकिन कॉस्ट पर यूनिट चूँकि निकाल रहे हैं तो ये किसी एक जगह तो डालनी ही है। अब कन्वर्जन पड़ी है ये 6,000 और ये 40,000, कोई उधर भी डाल दे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको भी ऐड करना था, ठीक है। अब यही काम हुआ। ये काम बस ऐसे फ्रैक्शन के अंदर नहीं हुआ था, क्योंकि नहीं होती ना, यहाँ पे गुंजाइश नहीं होती कि हम जो है वो इसको ऐसे फ्रैक्शन में कैसे करूँ मैं, इतनी लंबी फिगर्स फ्रैक्शन में, तो वो सिर्फ इस तरह से हमने कर दिया था उसको टेबल की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अब जी -0 में करता हूँ, लेकिन ज़रा पहले ज़रा मुझे करवा देना ये टोटल जी। तो 16,000 प्लस ये तो कॉस्ट थी ही, ये दो सवालों में ऐसा हुआ है, लेकिन एक में ये क्रूज़ वाले में करना पड़ा था, उसमें सिर्फ यूनिट्स थे, वो जो आखिरी बियर लिमिटेड था। क्रूज़ के अंदर कॉस्ट भी निकालनी थी, तो ये जो 1450 है ये भी किसी एक जगह तो ऐड करना ही है। अब आपने 16,000 मटीरियल की ब्रॉड डाउन कॉस्ट ली और करंट मंथ कॉस्ट, ये दोनों ही हैं फिर एक तरह से, ठीक है। 110 जमा 1400 बोलो 50 माइनस क्या हो जाएगा 0। ये उल्टा कॉस्ट आ गई, रिकवरी क्या आनी थी? उल्टा कॉस्ट ही आ गई, तो कोई बात नहीं जी, आ गई तो क्या हो गया। अब यहाँ पे जी डिवाइड करना होगा आपने इसके ईपीयू से, जो यहाँ निकले हुए ईपीयू मैं नहीं निकाल रहा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? कन्वर्जन। अब कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो तो सिंपल थी, 6,000 ब्रॉड डाउन 40,000 करंट मंथ, तो 6,000 जमा 40,000 डिवाइडेड बाय इसके ईपीयू। यहाँ से आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ जानी थी, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, उसको ऊपर यूज़ कर लेना था। तो काइंडली इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। अब और फिर मुझसे दोबारा पूछ भी सकते हैं। मसला सिर्फ क्या था? मसला था ये 1450 का ट्रीटमेंट जो मैंने आपको करवा दिया, बाकी यहाँ पे वही होना है। अब एक्चुअल आउटपुट सीधा ही आएगा, नॉर्मल सवाल है, प्लस नहीं है बल्कि माइनस एबनॉर्मल गेन है, प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। तो यहाँ से आपके ईपीयू आ जाने। अगले में सवाल नॉर्मल था। अगले प्रोसेस में मटेरियल की कोई जो है वो रिकवरी उल्टा वैल्यू आ रही थी, वो जो लॉस होना है नॉर्मल, उसको डिस्पोज करने की कॉस्ट नहीं थी, ठीक है। तो कहोगे तो फिर कल यहीं पे ये पूरा भी हो जाएगा। अब यही सारा काम हुआ था, आपको सिर्फ इसकी समझ नहीं आ रही। अब देखिएगा ज़रा, ये 16,000 जमा 1,10,000 जमा 1450, 16,000 जमा 1,10,000 माइनस 1,650, इसको माइनस करें, ये प्लस हुआ, सॉरी प्लस 1450 माइनस 0, वो 0 लिखा ही नहीं हुआ, यहाँ नहीं लिखा हुआ क्योंकि था नहीं ना, ठीक है। तो ये वही ऊपर वाला फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन के ऊपर वाला हिस्सा देख लो। डिवाइड करेंगे इसको ईपीयू से जो निकाले हुए यहाँ कॉस्ट पर यूनिट आ गई, ठीक है। अगले के अंदर 6,000 जमा वही 6,000 जमा 40,000 है, डिवाइड बाई ईपीयू। तो फ्रैक्शन ही है बेटा, कोई नई चीज़ तो नहीं। इस सवाल के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। एक चीज़ नई थी जो मैंने ज़बानी वैसे ही आपको बता दी हुई थी कि डेबिट साइड पे डाल देना अगर, तो इसको एज अ रूल लिख लो अपने पास, नहीं याद रहती बात, एज अ रूल लिख लो। अगर नॉर्मल लॉस को उल्टा
डिस्पोज करने की कॉस्ट आ रही हो तो उसको प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड पे रख देना। तो प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड ही आपकी फ्रैक्शन के ऊपर वाली साइड होती है कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए। ठीक है, स्क्रैप यूनिट्स को, नॉर्मल लॉस यूनिट्स को अगर डिस्पोज करने की, बल्कि यूँ लिखना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है, रिजेक्टेड यूनिट्स को डिस्पोज करने की अगर कोई डिस्पोजल कॉस्ट आ रही हो तो उसको प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सवाल ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस टाइम खत्म हो गया है, वरना ईपीयू निकालने में कितना को टाइम लगना था और कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए कोई टाइम नहीं लगना था। तो अगर आप लोग स्टिल ये कहेंगे तो इंशाल्लाह मंडे को अब इसके ऊपर मैं 10 मिनट लगा के इसको कंप्लीट कर दूंगा। आपके फॉर्मेट पे मैंने प्रोसेस अकाउंट बनाया, हालांकि उसने सिर्फ क्या मांगा था हमसे, चेक करो ज़रा, कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, उसने ये मांगा था हमसे। ठीक है, कॉस्ट, बल्कि ये सिर्फ क्वेश्चन मार्क ये मांगा हुआ था। तो अब इसके लिए मैं पूरा प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाता होता, आपको डायरेक्ट करना सिखाया हुआ मैंने, लेकिन ये भी कहा था अगर कभी आप फंस जाओ ऐसे किसी सवाल के अंदर तो कर लो उसको प्रोसेस अकाउंट से, और कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट लिखकर वर्किंग का रेफरेंस देके यहाँ पहुँचा दो उसको, ऐसा क्या मसला है। ठीक है, उसके बाद दूसरी उसने क्या मांगी जी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और एबनॉर्मल लॉस या गेन। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया, यहाँ पे आ जाना होता है। ठीक है, और एबनॉर्मल गेन जो है मादरत के साथ उसको कोई वैल्यू हम यहाँ पर नहीं दे सके, गेन या लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं आ रही थी। ठीक है जी, चलो यही काम यहाँ पे हुआ पड़ा है, कॉस्ट पर यूनिट आ गई, क्वांटिटी लेजर आ गया, और ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि एबनॉर्मल गेन को हम कॉस्ट चार्ज करते हैं तो जो पर यूनिट कॉस्ट निकली हुई है वो कॉस्ट हम निकाल के एबनॉर्मल गेन की उसको यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी यार यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें क्वेश्चन मार्क हैं, इसको पूरा कर लीजिएगा, मसला होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से आगे तो ये वो बिल्कुल रूटीन वाला सवाल है। ठीक है, चलो उसके बाद अगले प्रोसेस के अंदर वैसे ही चीज़ें नॉर्मल थी, क्योंकि अगले प्रोसेस के अंदर जो यूनिट्स रिजेक्ट होते हैं वो बिकते हैं 2000 पर यूनिट के हिसाब से, तो ये तो बिल्कुल फिर सिंपल हो गया। तो ये वाला आउटपुट आगे चला जाएगा, इनपुट बन जाएगा, कॉस्ट भी लेकर जाएगा, और अगला सवाल फिर सिंपल। ठीक है, ओके जी। तो आपने ईपीयू के साथ मिक्स करके प्रोसेस कॉस्टिंग करना, ये वेरिएंस एनालिसिस करना था, तो चलें ईपीयू वाला रिवाइज भी हो गया। अब अगले 2 सवाल जो रहते हैं ना आपके जैक एंड जिल के बाद वाले, वो भी कर लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरा मशवरा फिर यही है, आप चाहे प्रोसेस अकाउंट बना भी लें, फिर एक बार उसको ज़रा डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, अपने फॉर्मेट्स पे रहें। जो बच्चे सोल्यूशन देखकर साथ करते हैं ना वो हमेशा परेशान होते हैं। मुझे नहीं पता आपने कैसे किया, जिन बच्चों ने मुझसे पूछा था सोल्यूशन साथ देखा या नहीं, आप पूरा सवाल एंड तक अपने कॉन्सेप्ट करते, फार्मूलाज भी अपनी तरह फ्रैक्शन से रखते, और सिर्फ एक बात याद रखते कि कॉस्ट को हमने डेबिट साइड, मैंने कहा था उसको कॉस्ट में ऐड कर देना है, वो ऊपर ऐड कर देते, आपका हैंड आंसर मैच करना था। आपकी बला से फॉर्मेट जैसा भी हुआ पड़ा वर्किंग का, आपको फ़र्क नहीं पड़ना था। ठीक है जी, तो आज आपका फिर होमवर्क क्या है जी, क्वेश्चन 13 और 14 है, बाकी आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग वाला सवाल जिनका रहता था वो कर लीजिएगा। हाँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अच्छे से रिवाइज़ करने के लिए भी ये वीकेंड आपके लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है। टॉपिक आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।